देखिए, हमारे जो साथी, जो हमारे स्पॉन्सर, जो हमारी रीढ़ हैं, हम चाहेंगे उनका सम्मान करें। तालियां बजाइए प्लीज, कंजूसी नहीं होनी चाहिए तालियों में। ठीक है अरविंद जी, अब आप सत्र को आगे बढ़ाइए। लाइव है सर, लाइव है। ओवर टू यू अरविंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऋतु, थैंक यू सर। हम लोग एक ऐसे नेता के सामने इस समय बैठे हैं जिनको तो मैं भी कुछ दिनों से नेता देख रहा हूं, और असीम अरुण साहब से ने जब चुनाव लड़ने का फैसला किया, मेरे मन में बड़े ढेर सारे सवाल थे, लेकिन चुनाव में का फैसला होने के साथ ही ये मैदान में उतर गए एकदम सीधे कि वही आर या पार। असीम सर, लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोग आपसे मिले होंगे, पूछ रहे होंगे, आपके मन में कैसे आया कि नहीं आपको चुनाव में जाना है, राजनीति करनी है और जनता की सेवा करनी है, क्योंकि सेवा तो आप प्रशासनिक माध्यम से कर ही रहे थे, तो ये जो बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है वो कैसे आपके मन में आया कि नहीं मुझे ये काम करना है? ये रोचक प्रसंग है और इत्तेफाक से यही कानपुर नगर का ही है। जी 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 और आप जानते हैं मैं कानपुर नगर में पुलिस की नौकरी कमिश्नर के रूप में जी पूरे मन से बड़े मजे से कर रहा था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है कि भारतीय जनता पार्टी नए नए लीडर विकसित करती है। जो पुराने लीडर हैं उनको भी लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से मांझती है। जी। तो मेरे पास एक सुझाव, एक अवसर आया कि क्या मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहूँगा और एक सक्रिय राजनीतिक कैरियर में आना चाहूँगा। तो मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी, इस पे विचार भी कभी नहीं किया था, लेकिन जिस प्रकार ये सुझाव आया तो मुझे लगा ये कोई ईश्वरीय वरदान है या ईश्वरीय हस्तक्षेप है मेरे जीवन में। परिवार से मैंने चर्चा की, परिवार करीब 50-50 थे, फिर सब लोग की सहमति हुई और आप समझ सकते हैं ये बहुत मुश्किल था, बड़ी कठिन चुनौती थी, कठिन निर्णय था, कठिन चुनौती थी। लेकिन एक ही बात जो मुख्यमंत्री जी ने भी, योगी जी ने मुझसे कही और बिल्कुल सही है वो बात, कि रिस्क जब तक नहीं लेंगे तब तक कुछ नया भी नहीं कर पाएंगे। और जितने भी लोग, मैं अभी हमने अपने साथी उद्योग के साथियों को सम्मानित किया, कुछ लोग हैं जो उद्योग में काम करते हैं और कुछ लोग हैं जो उद्योग अपना स्थापित कर लेते हैं। दोनों के पास वही हुनर है, दोनों के पास वही ज्ञान है। दोनों में अंतर क्या है? जो रिस्क लेते हैं नौकरी छोड़ करके और उद्योग स्थापित करते हैं, उद्योगपति बन जाते हैं, उद्योगपति बन जाते हैं। उनमें से बहुत से फेल भी कर जाते होंगे, कोई समस्या की बात नहीं है, फेल करना तो जीवन का हिस्सा है। ठीक वही चीज राजनीति के लिए भी है कि हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि अगर मैं इस पद पे हूं तो ये बदल दूं, ये बदल दूं। तो मेरे पास एक मौका आया कि ऐसे पद पे पहुंचो जहां पे अब मैं सरकार में हूं, के लिए मेरे पास अगर समाज कल्याण में कुछ अच्छा नहीं है तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है, किसी को मैं और दोष नहीं दे सकता। तो सब कुछ ठीक करने के अवसर हैं, मौका है और इसी मौके के लिए मैं आया हूं। अच्छा असीम जी, ये बताइए कि जब आप विधानसभा के चुनाव में जब आप उतर गए, उतरने के बाद इतनी सारी चुनौतियां थी, आपने देखा होगा, और लड़ाई के मैदान में तो ये देखा नहीं जाता, सिर्फ लक्ष्य के साथ लड़ा जाता है। तो आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया? क्योंकि हम लोग रोज आपको ट्विटर पे भी फॉलो करते थे, आपकी बातें भी सुनते थे, और आपका जो चाहे पदयात्रा की बात करें हम, चाहे डोर टू डोर कैंपेन की बात करें, चाहे जो आपके बड़े नेता थे उनकी रैलियों की बात करें, तो सब जगह आप उतने ही एक्टिव, उतने उत्साह से नजर आते थे। ये जो ऊर्जा एकाएक मिली आपको, वो इतना सारा संचार कैसे कर पाया, और चुनौतियां क्या क्या थी? मेरे ख्याल से जब चुनौती आती है तो ईश्वर ऊर्जा भी दे देते हैं। जो चुनौती थी और जो साथ साथ अवसर भी थे, ये मेरा सौभाग्य कि कन्नौज मेरा गृह जनपद है। मेरे पिताजी ने, माँ ने बहुत अच्छे सोशल वर्क वहाँ पे किए, उनका बहुत बड़ा नाम है वहाँ पे। तो आप कनेक्ट थे वहाँ से पहले से ही? जी, पूरे कन्नौज से नहीं, अपने जो हमारा खैर नगर ठठिया इलाका उससे सामाजिक रूप से पूरे जनपद से कनेक्ट होने का कारण नहीं था क्योंकि राजनीतिक कोई इरादा नहीं था, लेकिन अपने छोटे क्षेत्र से हम लोग हमेशा सक्रिय थे, कनेक्टेड थे। मुझसे बहुत ज्यादा मेरे पिताजी कनेक्टेड थे रिटायरमेंट के बाद से। ये एक शुरुआती बात थी। दूसरा, जब
चुनावी मैदान में उतरे तो बहुत सी नई बातें सीखने की थी और साथ साथ चुनाव को आयोजित कैसे किया था ये भी सीखने की बात थी। लेकिन इसमें हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है और ये आपने बहुत बार सुना होगा कि चुनाव कमल लड़ता है। ये बात मैंने होते हुए देखी कि संगठन खुद इतना मजबूती से चुनाव लड़ता है कि प्रत्याशी कौन है इसका हल्का सा असर होता है। तो शायद कुछ मेरे अंदर भी ठीक दिखा होगा मतदाताओं का, लेकिन जिस प्रकार मोदी जी, योगी जी की नीतियों में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी का चला, गरीब की झोपड़ी को पक्का करना, उसमें बिजली, गैस आदि देना, राशन देना, इसका परिणाम मिला और मेरे लिए भी ये सीखने का बहुत बड़ा अवसर था। कानपुर के मेरे बहुत सारे मित्र सहयोगी इसमें जुड़े मेरे यात्रा में और बहुत सक्रिय योगदान किया। क्योंकि अब सफलता मिल गई चुनाव में तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन चुनाव आसान कभी काम लगा ऐसा किसी कोने से नहीं है। नहीं, मैंने यही कहा कि चुनाव जिस तरह से लड़ा जा रहा था, आपने देखा कन्नौज डिम्पल यादव का क्षेत्र रहा है, समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी थी। कभी आपको ऐसा महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा फील हो रहा था कि अरे यार बड़ी लड़ाई है ये, और हर पल ऐसा लगता था जी, और शायद अगले चुनाव में भी लगेगा, क्योंकि चुनाव में 5.25 लाख मतदाता इस बार थे। अब उनका मन क्या होगा इसके लिए आप भी सर्वे करते हैं, हम भी सोचते हैं, लेकिन कोई भी सर्वे से एक्यूरेटली नहीं कहा सकता कि 5.25 लाख लोगों के मन में क्या हो रहा है। हम अपने हिसाब से सब कुछ सही कर रहे होंगे, लेकिन गलती भी हो सकती है। और साथ साथ उससे बड़ी बात यह है, ये लोकतंत्र है। समाजवादी पार्टी ने भी बहुत बड़ी गलती जो की है, वो गलती कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं दोहराएगी और मैं व्यक्तिगत नहीं दोहराऊंगा कि किसी भी क्षेत्र को, किसी भी व्यक्तियों के समूह को अपना गढ़ नहीं समझना है। कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ न था, न है, न होगा, न किसी ना असीम अरूण रहने देंगे, न असीम अरूण का गढ़ होगा, न भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होगा। आज कन्नौज के सारे विधायक, एमएलसी, ब्लॉक प्रमुख सब भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन हम 1% भी, हम में से कोई भी ये नहीं कहता कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। हम हर बार हाथ जोड़ करके अपने मतदाताओं से अनुरोध करेंगे, चेष्टा करेंगे और मेहनत से काम करेंगे। कभी भी हम गढ़ वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि गढ़ का मतलब ही लोकतंत्र की भावना के विपरीत बात हम कर रहे हैं। ठीक है असीम भाई, अब तो चुनाव आप जीत गए, उसके बाद ये हुआ कि भाई अब विधानसभा चलना है, फिर एकाएक हुआ कि भाई असीम अरूण जी मंत्री बन गए। ये जो मंत्री बनने वाला जो एक राज था वो तो किसी को पता नहीं चला, बहुत सारे बड़े बड़े लोग पीछे चले गए। असीम अरूण साहब को समाज कल्याण जैसा विभाग मिला। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो बड़ा चुनाव था ये किस बात पे हुआ, क्या ऐसा ट्विस्ट था, क्या टर्न था जिसकी वजह से असीम अरूण को मंत्री बनाया गया? दो पहलू शायद इसके हैं। पहला पहलू ये कि चुनाव सुशासन के एक मुद्दे पे लड़ा गया। पिछले 5 साल योगी 1.0 अगर मैं कहूं तो सुशासन आपने देखा, इसी पे मोहर लगी लोगों की। तो अब योगी 2.0 में सुशासन को और ऊंचाइयों पे लेके जाना है। अभी तक ज्यादातर हम लोग ने पिछली कमियां, भ्रष्टाचार के अवसरों को दूर किया, पर अब पटरी पे हम लोग हैं और हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, जिसके लिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी में इम्प्लीमेंटेशन साइड लीडर्स कहा जाता है। जी, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे और ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी जनरल्स, जर्नलिस्ट लोग हैं, कम से कुछ नहीं तो शायद 100 लोग ऐसे होंगे जो हाई प्रोफाइल हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन साइड लीडर्स हैं। चुनाव तो जीत गए, लेकिन अब रिजल्ट हमको देना है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ मेरा एक रोल होगा। साथ ही साथ पॉलिटिकली भी मेरे लिए सीखने का अवसर है। 28 साल से मैं सरकारी सेवा दे रहा हूँ, लेकिन चुनाव कैसे लड़ा जाता है ये मुझे नहीं आता। ये मैंने अभी बहुत छोटा सा सीखा है, आगे और सीखूंगा, और किस तरीके से काम के जरिए लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई जाती है ये सीखूंगा। तो अभी तक जितना काम करने का मौका मिला अरुण साहब, मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी आपकी प्राथमिकताएं हैं, क्या क्या काम आपने 100 दिन में करने का ठाना है और किन किन कामों की आपने शुरुआत कर दी है? मूल रूप से 2 क्षेत्र हैं जो समाज कल्याण विभाग देखता है और उन दोनों को मैं बताना चाहूंगा। पहला, मेरा विभाग समाज कल्याण विभाग पेंशन, छात्रवृत्ति आदि ऐसी बहुत सी डायरेक्ट कैश बेनिफिट गरीबों की जो योजनाएं हैं चलाता है। इसमें लगभग सभी योजनाओं को हमने पैसे मिलने की प्रक्रिया को आधार से लिंक किया है, जिसकी वजह से पूर्व में जो शिकायतें थीं
एक व्यक्ति 2 पेंशन ले रहा है या किसी को नहीं मिल रही है, इनको लगभग हमने दूर कर दिया। लेकिन अभी भी जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको यूजर फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। कई बार लोग नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, बार बार किसी से मदद जैसे मांगनी ये पड़ती होता है कि जैसे उनको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है, या हर महीने या कुछ महीने पे एक नियम है शायद कि कुछ महीने के बाद आपको अपना जीवित रहने का प्रमाण पत्र देना है। तो इस तरह की जो चीजें हैं जिसको आप मतलब ह्यूमन फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, तो अगर ये चीजें हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। बिल्कुल, सभी चीजें लगभग ऑनलाइन है, लेकिन अब ऑनलाइन को और आसान किया जाए। और आप भी सॉफ्टवेयर से डील करते हैं, मैं भी डील करता हूं, तो सॉफ्टवेयर ऐसी चीज को हमेशा इम्प्रूव हमें करना है, वो कर रहे हैं। दूसरा, समाज कल्याण विभाग ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठान संचालित करता है, जैसे कि 94 आश्रम पद्धति स्कूल हैं जो आवासीय स्कूल हैं। लगभग 270 छात्रावास हैं जहां बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं। 7 ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जहां बच्चे IAS, PCS आदि एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो ये सब प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिनके भवन को हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं। गरीबों को लोन भी देता है वित्त विकास निगम आपका जो है, उसमें गरीबों को लोन देने की भी योजनाएं हैं, खासतौर पे ट्राइबल्स को लेके बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसे ये हमारा अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम है, अनुगम बोलते हैं उसको शॉर्ट में, वो ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाता है। तो लेकिन ऐसी कई योजनाएं हैं जो बहुत पुरानी हैं, जैसे कि 20,000 रुपए का एक लोन है दुकान खोलेंगे, मुझे लगता है कम है, तो उसको हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, री-एग्जामिन कर रहे हैं, और उसको हम सही रेट पे लेकर के आएंगे, जिससे कि पुरानी योजनाओं का एक बार परीक्षण हो जाए। और स्कॉलरशिप आदि की योजनाएं, जितने हमारे स्कूल छात्रावास हैं, ये सब एकदम चमाचम होने चाहिए। साथ साथ यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी भी है कि अभी इत्तेफाक से कन्नौज से कानपुर के जो आवासीय विद्यालय है आश्रम पद्धति स्कूल, यहाँ से पूरे यूपी में ATS स्कूल्स में हमारा एक छात्र टॉप किया है। भाई ताली बजाइए, ये कमाल की बात है। ये ATS स्कूल का एक छात्र ने टॉप किया है, और मैं समझता हूँ कि बहुत जो गरीब जो वंचित होते हैं वो छात्र ऐसे स्कूलों में आते हैं, और उनको सरकार जो है पढ़ा रही है, उनको भविष्य का सपना देखने लायक बना रही है। बहुत वसीम जी, आपको इसके लिए बधाई। जी धन्यवाद। कुल मिला के जो आप कह रहे हो उसी बढ़ाऊंगा, शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई क्षेत्र नहीं है, कुछ नहीं है। समाज कल्याण एक छोटा सा एक शिक्षा का हिस्सा भी हमारा है, और उसको मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ, क्यों मुझे लगता है शायद अच्छा योगदान करने का। और करीब 40,000 बच्चों और उनके परिवारों में परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा मौका ये है कि हम लोग जो नया प्रयोग कुछ करने की कोशिश अरुण जी आप कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि देखिए आप नौकरी करके आए हैं, ITN हैं, और आपकी शिक्षा दीक्षा जो है दिल्ली में और कई जगहों पे रही है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, पत्रकारिता भी शायद आपने करने की कोशिश, आपके मन में इच्छा थी? नहीं, आपको सही याद है, आपने इंटरव्यू में पूछा था। नहीं, मुझे याद है। ये मेरी तीसरी नौकरी है वैसे देखें तो। पहले आपके साथ थी। हाँ, पहले हमारे साथ थी ना, तो वो बात तो जाएगी नहीं कहीं ना। जी। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा नया प्रयोग आप करना चाहते हैं, या कोई नया ऐसा कोई चीज बच्चों के बीच में लागू करना चाहते हैं, जिससे कि उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो विकास है, वो बहुत ऊंचे स्तर पे जाए? बड़े पैमाने पे एक योजना शुरू की गई अभ्युदय के नाम से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब देखा कोविड चल रहा है, बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं परीक्षाओं के लिए, तो एक ऐसी योजना शुरू की जिसमें ऑनलाइन कंटेंट तैयार किया गया, बच्चों को दिया गया। पिछले 1 साल में उसमें बहुत अच्छा काम हुआ। उससे उत्साहित होकर मुख्यमंत्री जी ने इस साल उसमें 30 करोड़ रुपए दिया, जिसमें एक सेंट्रल ऑनलाइन कंटेंट होगा, ई-लर्निंग सिस्टम जिसको कहा जाता है, जिसमें कि IAS, PCS, नीट आदि कोचिंग की व्यवस्था के वीडियो, क्विज, PDF आदि मिलेंगे। लेकिन केवल ये पर्याप्त नहीं है, इसको एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। हर जनपद में, नगर में एक कॉन्टैक्ट सेंटर बना रहे हैं जिसमें प्रशिक्षित टीचर होंगे। तो आने वाले समय में, जिसको हाइब्रिड मॉडल ऑफ टीचिंग कहा जा रहा है, बच्चों के पास ये 3 महीने में ही शुरू हो जाएगा। फ्री लर्निंग के लिए अच्छे से अच्छा कैसे काम करेगा ये जो हाइब्रिड मॉडल सिस्टम है? अच्छे से अच्छा कंटेंट किसी परीक्षा के पढ़ने के लिए फ्री में मिलेगा। कोई भी वर्ग, कोई भी संप्रदाय इसका लाभ उठाएगा बच्चा, लेकिन सप्ताह में 1 दिन उसको कॉन्टैक्ट सेंटर पे आने का अवसर होगा। ये भी फ्री होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, महसूस हो रहा है कि टीचर से मिलना भी जरूरी है, सहपाठियों से मिलना भी जरूरी है।
तो सप्ताह में एक दिन ये बच्चे संपर्क केंद्र पे आएंगे और हर नगर में ये संपर्क केंद्र खुल रहे हैं। कैसे मतलब हमारा आपने देखिए 3 बातें कही इसमें आपने कहा कि कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है, एक दूसरा ये है कि वो टीचर के साथ संपर्क में रहे, और तीसरा आपने ये कहा कि वो वहाँ पर छात्रों से मित्रों से मिले। ठीक है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो सिस्टम आप जनरेट कर रहे हैं, ला रहे हैं, अब उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मोबाइल फ़ोन की होगी, मैं समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके पास उस तरह के मोबाइल शायद हो ना हो, बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है ना हो, बहुत सारे लोगों के पास हो। ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था आपकी होगी, कैसे इसको करें? ऐसे में हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनके जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टैब या फ़ोन, उनको हम फ़ोन या टैब दे रहे हैं और साथ में 1 साल के लिए इंटरनेट सब्सक्रिप्शन भी उनको दे रहे हैं, जिससे कि पढ़ाई किस योजना के तहत है और बच्चे कैसे ले सकते हैं? ये अभ्युदय योजना के तहत ही है। हाँ। और जो बच्चे टैब नहीं ले सकते हैं, जैसे पहले भी हम लोगों ने किया, उनसे ऑनलाइन आवेदन ले रहे हैं और उनको हम टैब उपलब्ध करा रहे हैं। कोई हमारे टैब अपने स्टोर में भी बहुत सारे अभी हैं, अच्छा, जिनको हम दे पा रहे हैं। भाई एक बार बहुत जोरदार ताली बजाइए। बहुत ही कमाल की बात है कि वो गरीब बच्चे जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, जिनके मन में इच्छा है कि नहीं वो पढ़ें, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास टैब नहीं है, तो वो समाज कल्याण की साइट पे जाके वहाँ पर आवेदन कर सकता है। यही कहा सर? यही। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सर अगर वो मतलब उसमें जो क्राइटेरिया या टर्म्स एंड कंडीशन दिया है उसको अगर वो फुलफिल करता है, तो फिर वो जो है उस मोबाइल फोन का या टैब का अधिकारी आने वाले समय में जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने भाषण में, लेखनी में बार बार कहा, अवसर की समानता, जी। ये इंटरनेट बहुत बड़ी अवसर की समानता ला रहा है। जी जी, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। 1 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं एक सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए, सबको सेम कंटेंट से पढ़ना है, तो अब जो मेहनत से पढ़ेगा वो ज्यादा अच्छा करेगा। लेकिन जहां पे जिस बच्चे के पास में इंटरनेट या टैब नहीं है, उसको सरकार देगी, तो अवसर की समानता बहुत अच्छे से पैदा होगी और उसका परिणाम बहुत दीर्घकालिक होगा, बहुत अच्छा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक बात ये बताइए, चलिए ये तो खैर आपके काम की बात हो गई। अब पुलिस में आप थे तो मैं देखता था कि आप रोज रनिंग करते थे और रोज बड़ी चिंता रहती थी कि कैसे स्वास्थ्य का वजन कैसे कम रखा जाए, ये मतलब खाने पे भी कंट्रोल, उठने की टाइमिंग थी। राजनीति में कैसे बदल गया ये? अब जो है मैं देख रहा हूँ कि हर जगह तो थोड़ा बहुत चाय पीनी ही पड़ती होगी, बिल्कुल, बिस्किट तो खाना ही पड़ता होगा। अभी ये ठीक से नहीं हो पा रहा, लेकिन कुछ दिनों में कर पाया ऐसा। अच्छा। और बड़ा परिवर्तन ये है कि पुलिस की नौकरी लेट नाइट वाली होती है। कितनी मेरी आदत सी हो गई रात को 2 बजे 2:30 बजे सोने की। अभी भी तो 2-2:30 बजे ही मामला चल रहा होगा? नहीं, अब मैं जिस दिन सफल हो जाता हूँ तो मैं 11 बजे तक लेट जाता हूँ, 11:30 सो जाता हूँ। इस उद्देश्य से कि सुबह 6 बजे उठ के और 6 से 8 के बीच में अपने शरीर को, दिमाग को ठीक रखने के लिए योगाभ्यास या व्यायाम कर पाऊं। ज्यादा नहीं, अभी तक 7-8 दिन ही हो पाया है, लेकिन मुझे लगता है कर लिया आपने। पर अब धीरे धीरे सिस्टम बन रहा है। सिवाय जिन दिनों में यात्रा है, और सप्ताह में 2-3 दिन की यात्रा तो हो ही जाती है, तो अगर लेकिन सप्ताह में 4 दिन भी कर लिया तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। कि आपने 1 सप्ताह का काम कर लिया कि हाँ, इतना ही। अब मेरे ऐसे उसी में खुशी मना रहे हैं, सीनियर सिटीजन को इससे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने कहा उसी में खुश है कि सप्ताह का 4 दिन कर लिया मैंने, मतलब बहुत है। इतना संतुष्ट होगा, बाकी और कोशिश करेंगे। ठीक है। कानपुर से सर, कानपुर में आपका बहुत रहना हुआ। एक और मेरे मन में सवाल था, क्योंकि आपसे मैं पूछूं, चूंकि एज आप IPS रहे हैं, यहाँ कमिश्नर रहे हैं, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ हाल में आपने देखा कि जो घटनाएं हुई हैं, आपको क्या लगता है कि इसको किस तरीके से, मतलब ये कौन लोग हैं जो कानपुर की शांति व्यवस्था को खराब करना चाह रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो उपद्रव करना चाह रहे हैं? मतलब ये इतनी सोची सुनियोजित साजिश लग रही है। जिस दिन प्रधानमंत्री कानपुर में हो, राष्ट्रपति कानपुर में हो, और उस दिन ऐसी घटना हो जाए, ये मैं समझता हूँ कि चूंकि कानपुर में आपका लंबा वक्त बीता है और आप सारे क्षेत्र से वाकिफ हैं, तो आपको इसका उत्तर देना मैं समझता हूँ आसान होगा। जी, मूल रूप से यह है कि कहीं पे कोई प्रोवोकेशन हुआ, कोई उत्तेजित बात हुई। इस केस में सुश्री नूपुर शर्मा जी के प्रकरण की बात अगर हम लोग करें जी, तो दुनिया में कहीं भी कुछ उत्तेजक हो सकता है। एक चार्ली हेब्डो वाला प्रकरण हुआ था, तो हम और आप उस उत्तेजक चीख पे कैसे प्रतिक्रिया देंगे? किसी ने कोई बात कही जो कि शायद आपत्तिजनक है, तो क्या हम उससे और आगे बढ़ के पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे, आगजनी शुरू कर देंगे?
तो फिर सही कौन है गलत कौन है ये तो फिर बताना ही मुश्किल हो जाएगा। और ठीक यही कानपुर में हुआ। कोई समस्या थी, कोई उत्तेजना थी, उस पर कार्रवाई हो रही थी, कार्रवाई हुई भी, कानून अपना काम कर रहा है, आगे भी करेगा। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की का हक तो इजाजत नहीं है, हक नहीं है, मूल सिद्धांत। दूसरा, जैसा आपने कानपुर में देखा, जिस सुनियोजित तरीके से अचानक सब कुछ हुआ, बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से जी जी, लेकिन पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना साहब ने, उनकी टीम ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी, अच्छे से उसको हैंडल किया, रोकने में भी सफल हुए, और फिर जिन्होंने गड़बड़ी की थी उनको आइडेंटिफाई किया गया, गिरफ्तारी हुई और भी कार्रवाई उस पर चल रही है। और यही शायद लोकतंत्र को मजबूत करने वाली चीज है कि कानून का राज स्थापित किया गया दोनों तरीके से, और कानून का राज निश्चित रूप से स्थापित रहेगा। हाँ, जब मैं था तो भी एक बार इसी प्रकार की कुछ स्थिति आई थी, तो गड़बड़ी करने वाले लोग चिन्हित हुए, इस बार और प्रत्यक्ष रूप से चिन्हित हुए हैं। ऐसे लोगों को निरुत्साहित करना होगा, कानून के आगे सजा दिलानी होगी, केवल एक बार बेल हो गई उतने पे नहीं भूलना होगा, उस केस को निष्कर्ष तक ले जाना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी, कन्विक्शन कराना होगा, जिससे कि वो भी सुधरें और उनकी देखा देखी अगर किसी को लग रहा था तो वो आगे ना बढ़े। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जी जी, मेरे ख्याल से ये 28 दिसंबर की बात है, प्रधानमंत्री जी कानपुर में थे जी, और कुछ लोगों ने एक बड़ा अजीब नाटक रचा। एक गाड़ी लाए, उस पे भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगाया और उसको ला करके तोड़ने लगे और फिर भाग गए वहां से। जब जांच हुई तो पता ही चल रहा वो गाड़ी कहाँ थी, क्या थे, लोग चिन्हित किए गए थे, वो तो समाजवादी पार्टी के लोग निकले जो इस प्रकार का उपद्रव कर रहे थे। पूछताछ हुई, पूरी बात खुली तो पता चला प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी रैली उस दिन थी। रैली में आए हुए लोगों को उत्तेजित करने के लिए, प्रोवोकेट करने के लिए उन्होंने ये नाटक रचा और ये पूरा वीडियो बना करके डाला। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो भी कानपुर के लोगों ने, सबने उस और कल सहारनपुर में भी कुछ लोग वीडियो को देखा। कानूनी कार्रवाई उसमें हुई, लेकिन ऐसे लोगों से बहुत सचेत रहने की जरूरत है जो सोचिए इस हद तक जा करके उत्तेजना पैदा करने के लिए एक नाटक रच सकते हैं। हालांकि उस नाटक रचने में वो बहुत बेवकूफ थे, उनकी बुद्धि बहुत कम थी, जिस तरह उन्होंने नाटक रचा, तभी बहुत जल्दी सब कुछ खुल भी गया, पकड़ा भी गया। लेकिन ये मैं उदाहरण बता रहा हूं कि किस बुरी नियत के साथ राजनीति में आदमी कहां तक चला जा रहा है। एग्जैक्टली, किस बुरी नियत के साथ काम कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से परेशान हैं तो कुछ सीखिए, कुछ अच्छा काम करिए, कुछ अपना शिष्टाचार सुधारिए, ना कि गाड़ी को तोड़िए और उसका एक झूठ मूठ का वीडियो बना करके डालिए और सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे उत्तेजित हो जाएंगे और बवाल हो जाएगा। अजीम सर, अभी आप देखिए जगह जगह कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। आपने बिहार से तस्वीरें देखी, झारखंड से देखी, वेस्ट बंगाल से देखी, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से भी देख रहे हैं। ये जो अग्निपथ, ये जो कार्यक्रम भारत सरकार ने लागू किया, उसके पीछे उसका ध्येय था कि भाई हम लोगों को रोजगार दें, और जब नौकरी करने की स्थिति में वो पहुंचे तो उनके पास उनके 25 लाख रुपए उनके जेब में। ये इसी विचार से मैं समझता हूं कि ये योजना लाई गई। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये क्या कंफ्यूजन है लोगों के मन में, किस वजह से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, इतना तोड़फोड़ हो रहा है, जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये क्या समझा नहीं पा रहे हैं आप लोग? हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी, और काफी हद तक पिछले 24 घंटे में चीजें पहुंची भी। किसी नवयुवक को 4 साल के लिए एक नौकरी दी जा रही है, उसमें हुनर सीखने का मौका दिया जा रहा है और साथ साथ उसके बाद में और बहुत सारे अवसर खुल रहे हैं। जी, केंद्रीय पुलिस बल में खुल रहे हैं, असम राइफल में है, स्टेट पुलिस में भी खुल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे अवसर खुल रहे हैं ना। इसके गहराई को इसको समझना होगा। कोई भी सेना, अगर एक बहुत बड़ी सेना हम रखें और टैंक खरीदने के पैसे खत्म हो जाए हमारे पास में और तनख्वाह ही केवल हम दें, तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जी हाँ। दूसरा, सेना को नौजवान होना चाहिए, एक अनुपात होना चाहिए, कुछ अनुभवी लोगों का, कुछ नौजवान को, और ज्यादा नौजवान उसमें होते हैं। तो इस बैलेंस को ठीक करने के लिए ये योजना बनाई गई है, जिससे कि फोर्स नौजवान रहे, नौजवानों को भी अच्छा अवसर मिले, उसके आगे वो 4 साल उनके व्यर्थ ना हो, उस 4 साल में बहुत कुछ सीखे बच्चे यहाँ पे और आगे बढ़े। शायद ये समझने में थोड़ी सी देर हुई, लेकिन अब कल आप देखेंगे हमारा प्रेस नोट, उसमें सारी बातें अच्छे से बताई गई हैं। पुनः
बच्चों तक पहुंच भी रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कंफ्यूजन मन में था वो अब दूर हो रहा है और अग्निपथ योजना में जो हमारे नए साथी आएंगे वो उस 4 साल को भी बहुत एंजॉय करेंगे, एक ट्रेजर के रूप में, खजाने के रूप में लेकर के जाएंगे और फिर समाज में भिन्न भिन्न तरीके से उसका योगदान करेंगे। तो आपको लगता है या ये आप कह सकते हैं कि ये जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं उसमें राजनीति ज्यादा हावी है? ये वो प्रत्यक्ष भी हो रहा है। ये शुरुआत में तो कुछ बात थी जो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उसको हवा देने का काम ऐसे लोगों ने किया है जिनका कि जो ढूंढते रहते हैं कोई मौका कि इस तरह किया जाए। और लेकिन सरकार, पार्टी पूरी तरह सक्षम है। हम अपनी बात नौजवानों तक पहुंचा पा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी ये बात पहुंच भी गई है और लोग इसको समझ रहे हैं और ये चीजें धीरे धीरे ठीक होती जा रही हैं। हाँ, संचार क्या हम और अच्छा कर सकते थे? शायद और अच्छा कर सकते थे, अगली बार और ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी जो हमारा संचार है, जो कन्विंस करने का हमारा कार्यक्रम था, वो पूरा हुआ है और बच्चे समझ रहे हैं इस बात को। असीम जी, आखिरी सवाल, परिवार को इधर भी समय आप दे पाए? परिवार को थोड़ा समय कम दे पा रहे, लेकिन परिवार से भी थोड़ा सा हमने सिस्टम चेंज कर लिया। जैसे कि जब यात्रा होती है, प्रवास होती है, हाँ। तो ज्यादातर अब दोनों बच्चे दिल्ली में हैं, एक पढ़ाई कर रहे हैं, एक जॉब में हैं। जी जी। तो मैं और पत्नी दोनों ही साथ चल देते हैं। आपने उनको भी समाज सेवा में ले लिया? कुछ हद तक। लेकिन इसी बहाने जब यात्रा होती है तो साथ हो जाता है। हाँ। बातचीत होती रहती है, सब काम हो जाते हैं। मतलब आपने जो है अपने काम के लिए उनको अपने काम में शामिल कर लिया जिससे उनको शिकायत का मौका ना रहे। सही बात तो दिखी यही है। नहीं, देखिए, जब मैं चुनाव में मैं खड़ा था, लेकिन मेरी पत्नी ज्योत्सना ने जो योगदान किया उसके बिना चुनाव जीतना संभव नहीं था। क्योंकि चुनाव दो स्तर पे होता है, जो स्तर पे लड़ा जाता है। एक तो जैसे मैंने बताया संगठन स्तर पे, दूसरा व्यक्तिगत स्तर पे। तो जो व्यक्तिगत मेरे रिश्तेदार हैं, बड़े सारे लोगों ने जो है लोग हैं, उनके साथ एक एक व्यक्ति के साथ बैठने की जरूरत थी, जो प्रत्याशी के पास समय नहीं होता है। और मेरा कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है, कोई राजनीतिक परिवार भी नहीं है। हाँ। तो मेरी पत्नी ज्योत्सना ने उस काम को अपने हाथ में लिया, बहुत प्रसन्नता के साथ पूरा किया। नहीं, वकील और भी बड़ा है, योगदान किया। नहीं वकील भी है, इसलिए उनको दाव पेच तो सब पता है और जिरह करना भी आती है। नहीं, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। बिल्कुल सही, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। अच्छा, एक और सवाल, इधर कोई फिल्म देखने का मौका मिला आपको? फिल्म देखने का मौका, टॉप गन देखने का इरादा है। मेरा बेटा देख के आया, कह रहा अच्छी फिल्म है, पर अभी मौका मिला नहीं। शायद 23 के बाद देखेंगे। आपने देखी क्या टॉप? नहीं, अरे हम लोग की भी वही हालत है। आपको मौका मिला? हम लोग अकेले बैठेंगे तो आप खुद फिल्म स्टार हैं। हमारा दरअसल कोई सुनने वाला है नहीं। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि भाई आपने देखिए बड़ी बुद्धिमानी से जो है मैडम को साथ मिला लिया। बोले हम तो समाज सेवा कर ही रहे हैं, आप भी चलो, है ना। ये मैंने उसी दिन समझ लिया था जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था। उस समय तो मैं पूछता रह गया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप राजनीति में चले जाएंगे। अच्छा, मुझे भी सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि आप राजनीति में चले गए हैं, क्योंकि उस समय कोई दूर दूर तक मन में ऐसी बात भी नहीं थी। ये केवल 8 दिन, 1 जनवरी से 8 जनवरी के बीच का सारा परिवर्तन है। इसीलिए कहते हैं ना, जिंदगी इम्तिहान लेती है। हाँ, बिल्कुल, है ना। तो देखिए, ये असीम अरुण ने बड़े दिल की बात कही और अपने इन्होंने प्रशासनिक अनुभव का इस्तेमाल करते हुए मैडम को भी अपने साथ मिला। चलो हम तो काम कर ही रहे हैं, आप भी काम करो। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि जब कोई अफसर तब के जाता है और राजनीति में आगे बढ़ता है तो उसके काम करने की जो क्षमता और शक्ति होती है वो कमाल की होती है। और जब वो काम करता है तो एकदम जैसे निर्मल पानी बहता है उस तरीके से उसका काम जनता के बीच में दिखता है। मैं समझता हूं कि असीम अरुण उसी मन से, उसी तन्मयता से अपने काम को अंजाम देंगे और हम लोग फिर समय समय पे असीम अरुण साहब का जो है इनसे बातचीत भी करते रहेंगे, इनका इम्तिहान भी लेते रहेंगे और इनसे सवाल भी पूछते रहेंगे। आपने इतना अमूल्य समय दिया, रामपुर से चल के यहाँ पे आए, इसके लिए अलग से मुझे धन्यवाद। मैडम को ले आए उसके लिए अलग से धन्यवाद और समय निकाला उसके लिए अलग से धन्यवाद। तो इतने सारे धन्यवाद एक साथ इंडिया न्यूज आपको दे रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग फिर से एक बार बैठेंगे। आपने इंडिया न्यूज से बात की, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। तमाम धन्यवाद के लिए आपको और पूरे चैनल को बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।